वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। तो बैठ जाए, मैं आपको सर उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए। उनकी बात खत्म हो जाए। सर उन्होंने इंसल्ट किया मुझे, उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर नहीं, उनके बाद शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है जिसमें बजट पर चर्चा हो रही। सदन में चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर, अगर आप कहेंगे, निशाना साधा और लोगों की माने तो बिना साबुन के धो डाला, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर काफी सारी टिप्पणियां की और हलवे पर जो राहुल गांधी ने कल बयान दिया था, कमल को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, उन सभी बयानों को लेकर आज सदन में बोलते हुए हिसाब किताब बराबर कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बने पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया और हर दौर में हुए घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि हलवा किसे मिला। कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। मैंने कहा था जिसको जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने के लिए कौन खड़े हो गए? अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि यह सत्य के पैर नहीं होते और यह कांग्रेस पार्टी के कंधे पर सवारी करता है जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है। राहुल गांधी के कंधे पर सत्य का बंडल होता है। इन टिप्पणियों के बाद सदन में हंगामा बढ़ गया तो स्पीकर ने राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर के जवाब देने के लिए अनुमति दे दी। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने इस दौरान जब कहा तो उन्हें पीछे से पूरा समर्थन मिलता नजर आया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आखिर बोफोर्स का हलवा किसने खाया। पीछे से लोग जो उनके सांसद बैठे हुए थे, जो वहां पर आप कह सकते हैं बीजेपी नेता था, उन्होंने कहा कांग्रेस। उन्होंने कहा कि एंट्रिक्स देवास का हलवा किसने खाया, फिर उन्होंने कहा कांग्रेस। उन्होंने कहा नेशनल हेराल्ड का हलवा किसने खाया, उन्होंने कहा कांग्रेस। उन्होंने कहा सबमरीन, अगस्ता वेस्टलैंड, 2G, कॉमनवेल्थ का हलवा किसने खाया, फिर पीछे से आवाज आई कांग्रेस। फिर उन्होंने कहा कि कोल घोटाले का हलवा किसने खाया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस। कहा कि वाल्मीकि का जो है वाल्मीकि फ्रॉड जो है स्कैम देखने का, उसका हलवा किसने खाया, तो लोगों ने कहा, फिर पीछे से जो बैठे थे बीजेपी ने, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस। फूडर और ये जो है यूरिया स्कैम का जो हलवा है वो किसने खाया, फिर पीछे से जो है बीजेपी ने, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस। और इस दौरान फिर उन्होंने कहा कि जो इंटायर हाउस है वो उस वक्त कांग्रेस कांग्रेस कह रही थी। और तुरंत उसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हलवा आपको मीठा लगा या तीखा, ये बताइए। अब यही नहीं, उसके बाद फिर जाति पर भी उन्होंने चीजें कही। अब जिस तरीके से पूरा माहौल देखने को मिला, जरा एक बार आप वीडियो देखिए तो आप समझ पाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला, मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला। राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीप घोटाले का हलवा किसने खाया? बोफोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कैम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से अनुराग ठाकुर हर स्कैम का नाम ले रहे थे, हर चीज को कह रहे थे, और उसके बाद पीछे से आवाज आ रही थी कांग्रेस, पीछे से आवाज आ रही थी कांग्रेस। इसके बाद ये मामला यहीं नहीं रुका, अनुराग ठाकुर आगे बढ़े और उन्होंने फिर वो भी कहा कि ये कहते हैं कि जातीय जनगणना बताओ, जिसने कभी अपनी जाति नहीं बताई, जिन्हें खुद ही नहीं पता उनकी जाति क्या है, वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। यही नहीं, इनके इस बोलने के बाद राहुल गांधी खड़े हो गए और आरोप लगाए कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे उनसे माफी नहीं चाहिए। सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है।
सभापति जी। आपने जो बैठ जाए, मैं आपसे सर उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए। उनकी बात खत्म हो जाए, सर मैं उन्होंने इंसल्ट किया उसके मुझे। बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर नहीं, उनके बाद अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। बैठ जाए, आप बैठ जाए, अवसर दूंगा। उनकी स्पीच। मंगलवार को सदन में सभापति की कुर्सी पर आपको बता दें कि जगदम्बिका पाल बैठे थे। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि एलओपी का फुल फॉर्म लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, लीडर ऑफ प्रोपागेंडा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। कमल को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल राहुल गांधी कमल को लेकर बयान दे रहे थे, उसे हिंसा का प्रतीक बता रहे थे। तो राहुल गांधी जो है एक पार्टी के लिए कह रहे हैं, हाँ हमारी पार्टी कमल का जो हमारा चुनाव चिन्ह है और जनता ने तीसरी बार भी इसी चुनाव चिन्ह पर भरोसा जताया है। यही नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस जो है कह रही है या कमल को यह हिंसा का प्रतीक बता रही है तो हमारी पार्टी के लिए कह रही है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जो राजीव है उसका हिंदी में अर्थ जो है वो कमल ही होता है, राजीव का मतलब भी कमल ही होता है। तो ऐसे में क्या वो उन्हें भी हिंसा का प्रतीक, राजीव को भी जो है हिंसा का प्रतीक बताने का काम कर रही है। यहीं पर अनुराग ठाकुर नहीं रुके, उन्होंने फिर आगे कहा, उन्होंने कहा कि कमल में हमारे लिए जो है माँ लक्ष्मी इसमें विराजमान होती है, हम इसे इस तरीके से देखते हैं और ये से इस तरीके से देखते हैं। अगर आप देखेंगे काफी जुबानी बयानबाजी देखने के लिए मिले। क्या कुछ और कहते हैं जरा अनुराग ठाकुर, जरा सुनिए। लेकिन एक नेता ने यहाँ खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है, लेकिन केवल ये कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपमानित कुछ और करने का काम भी किया और मैं उसका थोड़ा उल्लेख यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं। तो क्या उनको भी बुरा समझते, क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मां लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है, और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की पशुपति नाथ के रूप में मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक पद्मासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे। आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है, आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं, और केवल रील के नेता मत बनिए। मीम्स आपकी खूब बनती है, रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था, जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। मैं इतना ही कहूँगा, कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे वो कर्ण को करना कह रहे थे, कृपाचार्य जी को कृपचाय बोल रहे थे। चलिए छोड़िए उसको। अध्यक्ष जी, कल तो ऐसा लग रहा था सदन के अंदर महाभारत पर इतना सारा ज्ञान दिया गया कि एक समय ऐसा लगा B.R. चोपड़ा के महाभारत के धारावाहिक का संगीत गूंजने लगा हो।
और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार महाभारत पढ़ने के लिए फिर प्रेरित किया। मगर इस बार महाभारत पर मैंने एक नई पुस्तक पढ़ी जो उनकी पार्टी के विद्वान सांसद, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उन्होंने लिखी है। और उस पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवल। राहुल जी को अगर महाभारत और चक्रव्यूह के विषय में विस्तृत जानकारी लेनी है तो अपने उस सांसद से वो संपर्क कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा, शशि थरूर जी ने, शायद वही राहुल गांधी जी को बता दें या बताएंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं कि आपने महाभारत और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को मिलाकर जो उपन्यास लिखा है उसके पात्र कौन कौन हैं। इस उपन्यास में धृतराष्ट्र के रूप में किस नेता को दिखाया गया है, कौरव किस पार्टी को कहा गया है, इस उपन्यास में प्रिय दुर्योधनी कौन है। जब राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन क्या है साहब, ये लोग तो संविधान दिखाते थे, पढ़ते नहीं थे। मैंने उस दिन पूछ लिया कितने पन्ने होते, तो वो भी नहीं बता पाए। मैंने उसके बाद पूछा कि ये जो आप संविधान की कॉपी लेकर चलते हो, इसका प्रीफेस पढ़ा है, इसका फॉरवर्ड पढ़ा है, इसकी प्रस्तावना किसने की है। के वेणुगोपाल जो सॉलिसिटर जनरल इनकी सरकार के समय भी रहे होंगे, सीनियर एडवोकेट हैं, या गोपाल शंकर नारायण जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने उसकी प्रस्तावना की थी। और प्रस्तावना में लिखा था कि कैसा काला अध्याय वो इमरजेंसी का समय था। और ये संविधान जो डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने दिया, अगर ये नहीं दिया होता तो आम जनमानस को अपने अधिकारों का पता भी नहीं लगता। लेकिन इन्होंने तो उसको पढ़ा ही नहीं था, लेकिन केवल कॉपी दिखा रहे थे इतने दिनों से साहब। ऐसे ही महाभारत पर भी ऐसी हालत लग रही है। और मुझे लगता है, और नहीं तो गूगल दादा तो थे, इनसे पूछ लेते आप क्या करते हो साहब, साथ में कुछ बताया करो। सर, इस उपन्यास के, माननीय सभापति जी, इस उपन्यास के मुताबिक जिस पार्टी के सर्वे सर्वा आप हैं, उस उपन्यास के वही कौरव पार्टी है। मैं अपनी तसल्ली के लिए कुछ पंक्तियों को यहाँ उद्धृत कर देता हूँ। मैं कोट कर रहा हूँ सर, पेज नंबर 245 से। द इंडिया ऑफ विच धृतराष्ट्र assumed the leadership on 15th August 1947 had just been through a cathartic process of regeneration, another stage in this endless cycle. अब 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी तो नहीं थे, और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को उस समय वो सत्ता ली थी, वो धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र किसको कहा गया? धृतराष्ट्र को किसको कहा गया? अब आपने मुझे बांध रखा है। कल स्पीकर ने कहा है, स्पीकर महोदय ने कहा कि उस समय के लोगों का नाम नहीं लेना। तो प्रथम प्रधानमंत्री जी को धृतराष्ट्र मैंने नहीं कहा, इनके अपने ही सांसद ने अपने ग्रेट इंडियन नॉवल में कहा है। शशि थरूर जी कहाँ हैं? कहीं छिप तो नहीं गए? आज शो कॉज हो सकता है। फिर देखिए प्रिय दुर्योधनी और धृतराष्ट्र के विषय में क्या लिखा है। आई कोट फ्रॉम पेज 293। इन दिल्ली, ब्लाइंड धृतराष्ट्र रूल्ड विद प्रिय दुर्योधनी बाय हिज साइड, and he pledged the nation not so much to the gas and hot water of his Fabian preceptors, but to smoke and steam of the modern industrial revolution their ancestors had denied this country. सर, ये सबको पता है कि इस देश के एकमात्र फैबियन समाजवादी कौन थे, और ये फैबियन समाजवादी कौन थे उसके बारे में किसी और ने नहीं, आपके ही सांसद ने लिखा है। अरे वाह, इसमें तो आगे इमरजेंसी की चर्चा भी है, और जिसे इंदिरा गांधी जी ने थोपा था। और इमरजेंसी का उपयोग किया है। सौगत दादा, यू आर नॉट शशि थरूर, प्लीज। ये देश इनका
इनकी यातनाओं का सर भुगत भोगी रहा इमरजेंसी के समय, और वो काला खंड, वो काला अध्याय वो देश कभी भूल नहीं पाएगा, जिसने देश के लोगों को कठिन शब्द इमरजेंसी के बारे में भी बताया सर। तो हम चर्चा कर रहे थे द ग्रेट इंडियन नॉवल के अध्याय 7th बुक की, जिसमें प्रिय दुर्योधनी और उनके प्रिय पात्र शकुनी शंकर डे देश में आपातकाल लगाने की योजना बना रहे थे। सर मैं पढ़ता हूं कि शकुनी ने क्या कहा, आई कोट, व्हाट यू कुड डू नाउ इज टू डिक्लेयर एन इंटरनल सीज, a grave threat to the stability and security of the nation from internal disruption। जिस बुक को आप कोट कर रहे हैं उस बुक को आप सबमिट कर दीजिए। मैं कर दूंगा साहब, एक कॉपी आपको भी भिजवा दूंगा साहब, एक टेबल पे भी रख दूंगा। So what you could do now is to declare an internal cease, a grave threat to the stability and security of the nation from internal disruption. No one has ever defined the permissible procedures under an internal cease, which leaves it to more or less up to us to define them, Shakuni added. And the next, sir, from page 366, I quote, not to mention censorship of the press. Press hai? Not to mention censorship of the press, which is nowhere explicitly ruled out in the Constitution. Suspension of certain fundamental rights, free speech, assembly, and that sort of things, and measures to put up the judiciary in their place, said Shakuni. अब जैसा कि आपने अनुराग ठाकुर को सुना, इस मामले पर जो है लगातार रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, लगातार प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है। लोग अनुराग ठाकुर को लेकर कह रहे हैं कि फायर ब्रांड नेता है, और इसी तरीके से अब सदन के अंदर बीजेपी को एक अग्रेसिव जो है रुख रखना पड़ेगा ताकि वो विपक्ष की क्लास जो है लगा सके। यानी साफ तौर पर अनुराग ठाकुर ने जिस जबरदस्त तरीके से भाषण दिया, जिस जबरदस्त तरीके से उन्होंने सदन के अंदर चीजें कही है, उसे लेकर लोग तारीफों के पुल बांधते नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री जो है अनुराग ठाकुर, उन्होंने कांग्रेस, राहुल गांधी समेत विपक्ष की जमकर क्लास लगाई और हर उस मुद्दे पर उन्होंने जवाब दिया जिन मुद्दे को राहुल गांधी ने कल उठाया था और सदन में से लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।